चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। शैल वी स्टार्ट? तो कहाँ पे थे हम लोग? ब्रांच अकाउंट्स, राइट? तो डेटर्स मेथड का डिस्कशन चल रहा था, तो लेट्स स्टार्ट विथ डेटर्स मेथड। तो इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा है? ब्रांचेस के टाइप्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, इनलैंड ब्रांचेस एंड फॉरेन ब्रांचेस। इन इनलैंड ब्रांच देर आर टू टाइप्स, डिपेंडेंट, independent. For dependent branches, branch doesn't make any separate set of books of accounts. Is it right? So all the transactions of branch, we record it in the books of head office only, and under that there are three methods. Under that there are
three methods for dependent branch. There are three methods which we can use to find out the profitability of the branch. Why we are learning this topic? To find out the profitability of the branch. तो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्लियर कट होना चाहिए कि हमें ब्रांच का बस प्रॉफिट जानना है. ऐसी लॉ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये करने के लिए बोल रहा है. दिस इज डन फॉर द पर्पज ऑफ मैनेजमेंट. इज इट राइट? फाइन. तो डेटर्स मेथड के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था कि कंपलसरी हमें 218 नंबर का पेज पहले पढ़ना है और उसके बाद ही आगे बढ़ना है. इज इट राइट? So let's start reading this debtors method. Under this system, transactions between HO and branch. Please highlight this point. Under this system, transactions between head office and branch are only recorded. इसका अर्थ क्या हुआ? Branch transactions, sorry, transaction between branch and outsiders. Are you getting the point here? Transactions between head office and branch are only recorded under this method. यानी HO एंड ब्रांच के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होंगे वही हमें रिकॉर्ड करना है. आगे ब्रांच क्या ट्रांजैक्शन करने वाला है? ब्रांच वो गुड्स कस्टमर को बेच सकता है, उसकी एंट्री हमें नहीं करनी है. ब्रांच कुछ खर्चे कर सकता है आगे जाके, उसकी एंट्री हमें नहीं करनी है. अगर एचओ ने ब्रांच के बिहाफ पे कोई ट्रांजैक्शन किया तो ही हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे. नाउ यू आर वंडरिंग कि सर ये फिर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? अगर सेल की एंट्री हम नहीं मारेंगे तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? निकलेगा ना, क्योंकि सेल का पैसा कंपलसरी ब्रांच किसको देने वाला है? एचओ को ही देने वाला है. तो देखते हैं, पहले मेथड पहले समझने का प्रयास करते हैं और बाद में इसका जो डिस्कशन है वो करेंगे. इज इट राइट? तो दिस इज द रूल. अगर ये रूल आप ध्यान में रखते हो तो ये मेथड बहुत ही आसान है. हमें कंपलसरी कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं? Transactions between head office and branch. That's it. Transactions between branch and its customers are not to be recorded at all. लिख के रखना चाहते हो तो लिख सकते हो यहाँ पे. Transactions between, नहीं तो transactions carried out by branch with outsiders, ऐसा लिखो. Transactions carried out by branch with outsiders are not recorded under this method. Transactions between branch and transactions carried out by the branch with outsider parties are not recorded in the books of HO. Obviously in the books of HO. in the books लिखिए बस, that's it. क्योंकि हम वैसे भी HO के बुक्स में ही अकाउंट्स बनाएंगे. ब्रांच कोई अकाउंट्स नहीं बनाने वाला यहाँ पे. डिपेंडेंट ब्रांचेस का क्वेश्चन है. इज इट राइट? सो ब्रांच इज ट्रीटेड एज अ डेटर and therefore branch account is debited for opening assets at the branch, goods sent to the branch, payment of branch expenses, remittance to the branch and closing liabilities that or provisions. तो दोस्तों ब्रांच अकाउंट हमें डेबिट कौन से केसेस में करना है ये इन्होंने यहाँ पे दिया है, बट मैं इसको आपको सिस्टमेटिक तरीके से समझाता हूँ बाद में. अब जैसे कि ओपनिंग एसेट्स, ब्रांच के पास कुछ एसेट्स हो सकते हैं जो अपने ही है, हमने ही उनको दिए थे, बट उसको हम धीरे धीरे डेप्रिसिएट करना चाहते हैं. बराबर है ना? एसेट है मतलब हम उसको धीरे धीरे डेप्रिसिएट करेंगे बिकॉज इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. मान लो ब्रांच फर्नीचर हमने एचओ में खरीदा और ब्रांच को भेज दिया, तो जब फर्नीचर खरीदा था तब हमने एंट्री क्या मारी होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. एंड लेटर ऑन फर्नीचर हमने कहां पे भेज दिया? ब्रांच को भेज दिया, तो हमने उसको ब्रांच अकाउंट को भेजा होगा. तो अगली एंट्री क्या हुई होगी? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर. इज इट राइट और नॉट? तो ब्रांच के डेबिट में टू फर्नीचर आया भेजते ही, बट क्या फर्नीचर का पूरा खर्चा उस अकाउंटिंग ईयर में दिखाना है? आंसर इज नो. तो हम लोग इसको एसेट करके दिखाएंगे एट द एंड. तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर हम ब्रांच अकाउंट में ही बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके लिखेंगे. तो फर्नीचर मान लो 10,000 का भेजा है एंड उसकी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी 9,000 है, तो 9,000 रुपए का बैलेंस उस ब्रांच अकाउंट में ही कैरिड डाउन कर लो. टेक्निक है बच्चों, लेकिन ये करने के कारण हो क्या जाएगा? 10,000 का फर्नीचर डेबिट में आ जाएगा ब्रांच के. मैं आपको लिख के दिखाऊं क्या? ब्रांच अकाउंट के डेबिट में फर्नीचर आ जाएगा कितने का? देखो दोस्तों सिंपल है. एचओ के बुक्स में ही हमने एक नया खाता खोला है. कौन सा?
ब्रांच अकाउंट। अब फिलहाल आपके लिए यही ट्रेडिंग अकाउंट है और आपके लिए यही बैलेंस शीट है। ये लेजर है बाय द वे, बराबर है क्या? ये एक लेजर अकाउंट है। अब ध्यान से सुनिएगा, एचओ ने फर्नीचर खरीदा और ब्रांच को भेजा डायरेक्टली, तो एंट्री क्या होगी? पहले फर्नीचर खरीदने की एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेटर ऑन ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, बराबर है क्या? तो ब्रांच के डेबिट में ये अपने एचओ के कैश से माइनस हो जाएगा पैसा, और फर्नीचर बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। अभी ब्रांच को भेज दिया हमने, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, यहां पे 10,000 रुपए की एंट्री आ गई। मान लो इसको 10% से आप डेप्रिसिएट करते हो पूरे साल के लिए, तो इसका डब्ल्यूडी कितना रहना चाहिए? 9,000 रुपए रहना चाहिए। तो इस अकाउंट में खाली मैं यहां पे लिख के रखूंगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन 9,000 रुपए, क्योंकि ये 9,000 का खर्चा मुझे अगले साल लेके जाना है। तो अगले साल दिस विल बी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एसेट। आर यू गेटिंग इट? इफेक्टिवली हुआ क्या? इफेक्टिवली 10,000 ब्रांच के डेबिट में आए, 9,000 क्रेडिट हो गए ब्रांच अकाउंट को, और 1,000 रुपए का एक्सपेंस अपने आप दिख गया कि नहीं? तो इस प्रकार से आपके ब्रांच अकाउंट में एक बैलेंसिंग फिगर आने वाला है लेटर ऑन, जो प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा उस ब्रांच का। दिस इज अ टेक्निक। विदाउट मेंटेनिंग सेपरेट अकाउंट्स ऑफ ब्रांच वी कैन फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी ब्रांच। अगर आपके 20 ब्रांचेस है तो 20 ब्रांच अकाउंट निकालेंगे हम लोग, और हर ब्रांच का अकाउंटिंग हम अपनी ही बुक्स में कुछ इस प्रकार से करने वाले हैं। इसमें आपको टेक्निक क्या बताया गया है कि ब्रांच को एक डेटर की तरह समझो। खैर, ब्रांच एक पर्सनल अकाउंट है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इज इट राइट? और जो भी ब्रांच को भेजते हो ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर दो। लेटर ऑन वो ब्रांच में आपको रखना है, अगले साल वापस खर्चा दिखाना है थोड़ा सा, तो आप उसको धीरे धीरे ब्रांच अकाउंट में बैलेंस दिखाते रहो। तो ये ब्रांच का एसेट है। व्हाट इज दिस? ब्रांच का एसेट। जो एसेट हमेशा कौन से साइड पे कैरिड डाउन होता है? क्रेडिट साइड पे कैरिड डाउन होता है। बस वो फर्नीचर के नाम से नहीं दिख रहा है, वो ब्रांच अकाउंट में ही इंक्लूडेड है। आर यू गेटिंग इट? ऐसे करके ये मेथड समझना है हमें एक एक ट्रांजैक्शन के केस में, ठीक है? तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि ब्रांच अकाउंट डेबिट कौन से अमाउंट से होगा। तो सबसे पहला उन्होंने क्या लिखा है? ओपनिंग एसेट डेबिट होंगे। क्यों? क्योंकि पिछले साल वो क्या हुए थे? क्रेडिट हुए थे। अगले साल ब्रांच अकाउंट शुरू होगा 9,000 रुपए से, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आर यू गेटिंग इट? यहां ये समझ में आया ओपनिंग बैलेंस क्यों डेबिट करना है ब्रांच अकाउंट को? पिछले साल क्रेडिट दिखाया था कैरिड डाउन, अब इस साल ब्रॉट डाउन करेंगे डेबिट साइड को। जैसे एसेट्स डेबिट कर रहे हो वैसे ब्रांच के लाइबिलिटीज भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मान लो कोई लाइबिलिटी है ब्रांच की जो ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुई है, ब्रांच का कोई पेमेंट करना बाकी है जिसकी प्रोविजन करनी है। अक्सर आप प्रोविजन की एंट्री क्या मारते हो? P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी, बट दिस टाइम यू विल डेबिट ब्रांच अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी। मुझे खर्चा दिखाने से मतलब है, मान लो 2,000 का प्रोविजन करना था तो 2,000 रुपए यहां पे मैं दिखा दूंगा, और ये लाइबिलिटी ऐसे ही कैरिड डाउन होगी, और अगले साल ये क्या हो जाएगी? ब्रॉट डाउन हो जाएगी। आर यू गेटिंग इट? तो अगले साल इस साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एसेट्स ब्रांच अकाउंट के डेबिट में ब्रॉट डाउन करने हैं, लाइबिलिटीज ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में ब्रॉट डाउन करने हैं, बिकॉज लाइबिलिटीज को होता है क्रेडिट बैलेंस, एसेट को होता है डेबिट बैलेंस। कैन यू रिमेंबर दिस? फिलहाल आप रिमेंबर करके चलो, एक एक करके मैं ऐसा लॉजिक बताने वाला हूं आपको। अभी आप इस लॉजिक में ज्यादा मत फंसो, पहले हम सॉल्व कैसे करना है वो सीख लेते हैं। इट्स अ प्योर टेक्निक ऑफ फाइंडिंग आउट द प्रॉफिट एंड इट वर्क्स। So sir, why don't we prepare branch furniture account in the books of HO? That is also one of the option available to you. तो एक काम करो ना, ब्रांच के जितने भी खाते हैं उसके सामने ब्रांच अकाउंट लिख के करो, तो एक प्रकार से आपने सेपरेट बुक्स बनाए हैं, ऐसा ही हो जाएगा ना। हमें मिनिमम लेजर्स में ये सब करना है। अगर 10 ब्रांचेस है तो 10 ब्रांच फर्नीचर अकाउंट निकालो, दिल्ली ब्रांच फर्नीचर अकाउंट, मुंबई ब्रांच फर्नीचर अकाउंट। अरे क्यों झंझट कर रहे हो? ब्रांच अकाउंट को भेज दो, ब्रांच में बैलेंसेस दिखाना शुरू कर दो, सिंपल है। यू जस्ट डोंट थिंक अबाउट वन ब्रांच। अगर ब्रांच का बिजनेस मॉडल है तो देयर विल बी एन नंबर ऑफ ब्रांचेस, तो हर एक के लिए सेपरेट अकाउंट बनाना थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाएगा ना। उससे अच्छा है कि आप सेपरेट बुक्स ही रख दो, अकाउंटेंट सेपरेट ही रख दो, हर ब्रांच पे अपना अपना ट्रायल बैलेंस निकालेंगे वो लोग। एचओ के बुक्स में अकाउंटिंग करने की क्या जरूरत है? तो सेपरेट अकाउंट नहीं बनाना है हर चीज के लिए, ब्रांच अकाउंट्स के थ्रू ही अकाउंटिंग करके, और यही अकाउंट हमें प्रॉफिट निकाल के देगा। देख लो, बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है, समझ में आया तो, नहीं तो स्टेप वाइज जाना पड़ेगा। सारे खर्चे हम लोग ब्रांच अकाउंट को डेबिट करेंगे, सारे इनकम ब्रांच को क्रेडिट करेंगे, बस हो गया, प्रॉफिट आ जाता है। बट वो समझना नहीं है कि प्रॉफिट क्यों आ रहा है, वो समझने का प्रयास भी करेंगे हम लोग। इज इट क्लियर टू यू? चलो, तो सब लोगों को पहला मुद्दा समझ में आया। ब्रांच अकाउंट, इंस्टीट्यूट ने बुक में आपको इतना ही लिख के दिया है कि ब्रांच डेबिट कौन से अमाउंट्स करने हैं और ब्रांच अकाउंट को कौन से अमाउंट क्रेडिट करने हैं, दैट्स इट।
बाकी कुछ नहीं बोला है, तो आप लोग वही कर लो। ब्रांच अकाउंट इज डेबिटेड फॉर ओपनिंग एसेट, समझ में आया। गुड्स सेंड टू ब्रांच के लिए भी ब्रांच अकाउंट डेबिट होगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? एचओ ने ब्रांच को गुड्स भेज दिए, जब गुड्स खरीदे थे तब क्या एंट्री मारी? परचेस टू बैंक, तो परचेस अकाउंट में वो गुड्स है और उसमें से थोड़े गुड्स बिना बेचे एचओ ने डायरेक्टली ब्रांच को भेज दिए, तो अगली एंट्री क्या होगी? ब्रांच अकाउंट डेबिट होगा, बिकॉज ब्रांच विल बी ट्रीटेड लाइक अ डेटर। ब्रांच से उतने पैसे आने बाकी है टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अभी तो गुड्स हम कॉस्ट पे ही भेजेंगे, नॉट टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। बाद में इनवॉइस प्राइस पे भेजेंगे तो और एक एडिशनल एंट्री डालनी पड़ेगी, क्या है वो बाद में डिस्कस करते हैं। ओके, तो फिलहाल गुड्स कॉस्ट पे भेजे जा रहे हैं, तो जितने में खरीदे थे उतने में ही भेजेंगे। एंट्री क्या होगी? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। वेरी वेरी सिंपल। तो एक गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। इस बैलेंस का क्या करने के लिए बोला था मैंने कल? इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में भेजेंगे। हेड ऑफिस के ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस जाएगा ना, तो ये अकाउंट बराबर उसका उल्टा इफेक्ट देके ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट कम कर देगा। इज इट राइट? फाइन। देन उसके बाद पेमेंट फॉर ब्रांच एक्सपेंसेस। जनरली आप एक्सपेंसेस की एंट्री क्या मारते हो? एक्सपेंस टू बैंक, बट कैन यू ट्रांसफर दिस एक्सपेंस टू यूर P&L? आंसर इज नो, बिकॉज दिस इज नॉट अ HO's एक्सपेंडिचर, इट शुड बी डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट। तो अगली एंट्री ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। वेरी वेरी सिंपल। कैश भेज दिया ब्रांच को, कैश अकाउंट आपके बुक्स में क्रेडिट होगा, HO का कैश कम हो जाएगा। डेबिट कौन से खाते में करेंगे? ब्रांच अकाउंट में। तो सुनिए मेरी बात को, अभी क्या सीन है मैं आपको बता रहा हूं। तो ब्रांच अकाउंट को मान लो हमने 10,000 रुपए भेज दिए, बराबर है क्या? तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 10,000 रुपए, और ब्रांच ने ईयर एंड में बताया कि उसमें से 1,000 ही उनके पास बचे हुए हैं। ब्रांच के एसेट हम कौन से साइड में दिखाते हैं? क्रेडिट साइड में कैरी डाउन कर देते हैं, क्योंकि अगले साल वो ओपनिंग बैलेंसेस दिखाने हैं। इज इट राइट और नॉट? तो मैं यहाँ पे कैश बैलेंस कितना लिखूंगा? 1,000। हुआ क्या? 10,000 डेबिट हुआ, 1,000 क्रेडिट हुआ, मतलब 9,000 डेबिट हुआ, 9,000 खर्च हो गया। सर वो इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करने की जरूरत है क्या कि उसने कौन सी जगह पे खर्च किया है? हम ब्रांच ने क्या किया है वो देखते ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। अंत में जो बैलेंस रहेगा ना उसके पास, उतना ही हम लोग यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो अपने आप वो 9,000 खर्चे का इफेक्ट आ जाता है। अब 9,000 उसने किस चीज के लिए खर्च किए वो मुझे पता नहीं चलेगा, उसके लिए ब्रांच ने कुछ समरी वगैरह बनाया है तो वहां से देख लेंगे। बट हमारा पर्पस से हो रहा है ना, हमें 1,000 का खर्चा, 9,000 का खर्चा दिखाना था ब्रांच का, जो इसी अकाउंट में दिख रहा है। इस अकाउंट में इनकम भी आने वाला है, डोंट वरी। तो इनकम के सामने ऐसे सब प्रेजेंटेशन करके एक्सपेंसेस भी आते हैं एंड अंत में प्रॉफिट दिख जाता है, एंड यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव वो प्रॉफिट एकदम करेक्ट होता है। जबरदस्त मेथड है, एकदम समझ में लेना है आपको। मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि इनकम के सामने एक्सपेंस आ रहा है और मुझे P&L अच्छे से समझ में आ रहा है। यहाँ पे सारे नंबर्स आएंगे, यानी आप एक ही अकाउंट में मल्टीपल अकाउंट्स बना रहे हो। एक ही अकाउंट में ये एक प्रकार का कैश अकाउंट आपने बना दिया। कैसे? समझ लो। मान लो मैं कैश अकाउंट अलग से बनाता, ब्रांच कैश अकाउंट, तो एंट्री क्या होती? ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू HO कैश। HO का कैश कम होगा, ब्रांच कैश डेबिट होगा। हम HO के बुक्स में ही ब्रांच कैश अकाउंट बना रहे हैं। कितनी कैश भेजी? 10,000। इस केस में ब्रांच आपको बताएगा कि 9,000 के खर्चे हुए, तो अब खर्चे की एंट्री क्या मारोगे? ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 9,000, ठीक है, टू ब्रांच कैश। इज इट राइट? एंड ये ब्रांच एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस कहां पे जाएगा? ब्रांच P&L में जाएगा। आर यू गेटिंग इट? देन बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना रहेगा? 1,000 बैलेंस रहेगा। तो आपने ये 10 लिखा, 1 लिखा, इसका मतलब 9 आ ही गया ना इफेक्ट 9 का। समझ में आ रहा है क्या? 9 बैलेंसिंग फिगर है, 9,000 का इफेक्ट आता ही है यहाँ पे। 9,000 का खर्चा अपने आप इस ब्रांच अकाउंट में डेबिट हो जाता है। क्लियर है क्या? तो ये आपको समझना पड़ेगा, अदरवाइज टेक्निक से जाना पड़ेगा। ओके, टेक्निक नहीं तो कंसेप्ट। मैं कंसेप्ट पढ़ाने का प्रयास करता हूं, टेक्निक अपने आप डेवलप कर लेते हो। ठीक है, फाइन, आगे बढ़ू। अब ये सारे अमाउंट से ब्रांच अकाउंट डेबिट होता है। क्रेडिट कौन से खाते से होता है? ट्रांजैक्शन के लिए होता है गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच। आप सभी ट्रांजैक्शंस को ऑब्जर्व कर लो बच्चों, दीज आर द ट्रांजैक्शन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच। तो ब्रांच वहां पे किसको बेच रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, कितने में बेच रहा है उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ब्रांच ने कुछ गुड्स वापस किए तो गुड्स हमारे पास आ जाएंगे, तो हम लोग कौन सा खाता डेबिट करेंगे? गुड्स सेंड टू द ब्रांच अकाउंट डेबिट करेंगे। गुड्स सेंड टू द ब्रांच अकाउंट डेबिट करेंगे। हमारे पास एक ही अकाउंट है गुड्स का, गुड्स की मूवमेंट हुई तो वो अकाउंट आपको यूज करना ही है। इज इट क्लियर टू यू? तो गुड्स सेंड टू द ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ऐसी एंट्री मारेंगे हम लोग। ब्रांच को क्रेडिट कर देंगे, उतने पैसे आप ब्रांच से नहीं आने वाले।
जो पैसे ब्रांच हमें भेजेगा उसकी एंट्री हम क्या करेंगे हमारे बुक्स में। हमें कैश मिला या फिर बैंक में पैसा मिला तो हम एंट्री मारेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, एंड ब्रांच के सारे क्लोजिंग एसेट्स हम ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में कैरिड डाउन करेंगे, एंड ब्रांच के सारे क्लोजिंग लाइबिलिटीज हम ब्रांच के डेबिट साइड में कैरिड डाउन कर लेंगे। इतना कर लो अपने आप प्रॉफिट आ जाएगा। सर सेल की एंट्री मत मारो, आपने मान लो उसको 10 लाख के गुड्स भेजे हैं, वो 15 लाख में उसको बेच चुका है, तो वो 15 आपको रेमिट करेगा ना। मान लो उसने 10 रेमिट कर दिए, मान लो उसने 10 लाख रुपए रेमिट कर दिए, तो आप एंट्री क्या मारोगे, बाय कैश और बैंक हाउ मच 10 लाख, और बचा हुआ कैश उसके साथ है ऐसा दिखाएंगे ना, कैश बैलेंस कितना 5 लाख। तो बेटा आपने 10 लाख में गुड्स भेजे थे उसको, तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट 10 लाख आया और उसको 15 में बेचा गया। समझ रहे हो क्या बच्चों? तो अपने आप ये सेल की फिगर आ गई ना यहाँ पे, लेकिन वो टूट टूट के दिख रही है। 10 लाख आए हैं ऐसा दिख रहा है और 5 लाख नहीं आए हैं ऐसा दिख रहा है। मान लो मैं बाद में बताता हूं, चलो। तो 10 में 5 ऐड कर दिए, 15 में से 10 गए, 5 लाख का प्रॉफिट दिखना शुरू हो गया कि नहीं। प्लस हमने फर्नीचर भी भेजा था 10,000 का, उसकी WDV कितनी है 9,000, तो बेटा 4,99,000 प्रॉफिट हो जाएगा आपका। मान लो डेटर्स क्रेडिट सेल किया है उसने, 5 लाख कैश में नहीं है, तो डेटर्स का बैलेंस दिखाएगा ब्रांच बताएगा कि डेटर्स से 5 लाख आने बाकी है, तो हम डेटर्स का बैलेंस लिखेंगे। क्या हमारे बुक्स में हमने ब्रांच का डेटर अकाउंट ओपन किया है ना, हम बस उसके डेटर के पास 5 लाख है ऐसा दिखाएंगे। आर यू गेटिंग इट? मान लो 5 लाख डेटर्स का बैलेंस था, लेकिन उसमें से 1 लाख रुपए बैड डेब्ट्स हो चुके हैं, तो डेटर्स में बैलेंस कितना दिखाएंगे 4 लाख, तो अपने आप 1 लाख से प्रॉफिट घट के 3,99,000 पे आ जाएगा। कितना मस्त है ये मेथड। ज्यादा कुछ रिकॉर्ड ही मत करो, जब लिखो हमारे बीच में और ब्रांच के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हुए वही रिकॉर्ड करो, और ब्रांच के क्लोजिंग बैलेंसेस ठीक से आइडेंटिफाई करके उसको बस ब्रांच अकाउंट में लिख दो। एसेट का बैलेंस है तो कैरिड डाउन क्रेडिट साइड में होगा, लाइबिलिटी का बैलेंस है तो कैरिड डाउन डेबिट साइड में होगा। इतना आसान है, बाकी इफेक्ट अपने आप होते हैं। सर 1 लाख का बैड डेब्ट रिकॉर्ड कहां पे हुआ? अरे हो गया ना बेटा, 5 लाख का बैलेंस होता तो प्रॉफिट में कितना दिखाने वाला था 499। अब 4 लाख का बैलेंस करते ही अपने आप 1 लाख से प्रॉफिट नीचे घट गए। व्हाट डज इट मीन? इनडायरेक्टली यू आर रिकॉर्डिंग द बैड डेब्ट्स ऑफ ब्रांच। समझ में आ रहा है क्या? इनडायरेक्ट बहुत है यहाँ पे। दूसरा मेथड कौन सा? स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। आपको बहुत इच्छा हो रही है ना डिटेल में अकाउंटिंग करने की, उसमें समझा देते हैं, बट उसमें भी इतने डिटेल अकाउंट नहीं ओपन किए जितने जरूरी है। मिनिमम अकाउंट्स में हम लोग ब्रांच का प्रॉफिट निकालने का प्रयास कर रहे हैं। एंड तीसरा मेथड तो एकदम होपलेस है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। फेक वाला ट्रेडिंग P&L बनाना है ब्रांच में, यानी आप अपना HO का पूरा ट्रांजैक्शन ऐसा समझ के ही रिकॉर्ड करो। ब्रांच के सेल हुए आप एंट्री मार दो, अपने ही सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दो, एंड लास्ट में ब्रांच के सारे डिटेल्स लेके बस ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्टली बना दो। वो बाद में बताता हूं लास्ट मेथड, ठीक है। चलो आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ में आ गया। ओके, तो द डिफरेंस इन ब्रांच अकाउंट इज प्रॉफिट और लॉस। ये सब करने के बाद जो बचेगा डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट और लॉस। वेरी वेरी सिंपल। अंडर दिस मेथड ब्रांच इज ट्रीटेड लाइक एन आउटसाइडर फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, हेंस ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड आउटसाइडर पार्टीज आर इग्नोर्ड कंप्लीटली। लिख के दिया है यहाँ पे, ब्रांच के बीच में और आउटसाइडर पार्टीज के बीच में जो ट्रांजैक्शन है वो हम लोग रिकॉर्ड करते ही नहीं है, यानी बैड डेब्ट्स मेड बाय द ब्रांच डेटर हम लोग हमारे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स घटा के दिखाते हैं, अपने आप बैड डेब्ट्स का अकाउंटिंग हो जाता है। आर यू गेटिंग इट? ब्रांच ने मान लो एडवर्टीजमेंट पे खर्चे किए, आई डोंट केयर, उतना पैसा कम आएगा मेरे पास, कम आया मतलब मेरा खर्चा ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो ही गया। क्रेडिट साइड कम हो गई तो खर्चा रिकॉर्ड ही हो गया ना एक प्रकार से। आर यू गेटिंग इट? तो फॉलोइंग आइटम्स आर इग्नोर्ड इन प्रिपेयरिंग द ब्रांच अकाउंट्स। तो ये सारे ट्रांजैक्शन ब्रांच के बीच में और थर्ड पार्टी के बीच में होंगे, देख लेना आप लोग। क्रेडिट सेल्स मेड बाय द ब्रांच, ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड अ थर्ड पार्टी। सेल्स रिटर्न, ब्रांच को सेल्स रिटर्न आए, हमें क्या करना है? ट्रांजैक्शन बिटवीन कस्टमर एंड ब्रांच। ब्रांच के लिए बैड डेब्ट्स हुआ, ब्रांच एंड कस्टमर के बीच का ट्रांजैक्शन है। डिस्काउंट अलाउड टू द डेटर बाय द ब्रांच, ब्रांच एंड कस्टमर के बीच का ट्रांजैक्शन है। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, कैश एंड क्रेडिट परचेसेस बाय द ब्रांच, ब्रांच का ट्रांजैक्शन है, ब्रांच ने डायरेक्टली बाहर से गुड्स खरीदे। समझ में आ रहा है? तो ब्रांच एंड आउटसाइडर पार्टी का ट्रांजैक्शन है। तो सर फिर ये अकाउंट फॉर नहीं करेंगे तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? अरे बच्चों, वो अगर कैश में खरीदता है गुड्स तो उतना कैश बैलेंस कम होगा कि नहीं? कैश बैलेंस कम हुआ, जो कम हुआ बैलेंस दिखाया मैंने, उसके कारण मेरा प्रॉफिट घटेगा ना।
तो वो जितने भी खर्चे करता है उतना कैश बैलेंस हमें कम करना है और अपने आप वो खर्चा अकाउंट फॉर हो जाएगा। लेकिन सर आपको पता ही नहीं चलेगा कि ब्रांच के बाहर से परचेसेस कितने हुए हैं, उसका हम समरी वर्जन बना देंगे ब्रांच अकाउंट में। अभी हमें एचओ के बुक्स में ब्रांच का प्रॉफिट जानने में उत्सुकता है, बस उतना ही काम करेंगे। अभी ये सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके मैं अगर ब्रांच का प्रॉफिट निकालता हूं तो इट इज लाइक प्रिपेयरिंग सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ओनली। व्हाई यू आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ ब्रांच? हमें जरूरत नहीं है, हम बिना वो रिकॉर्ड किए प्रॉफिट निकाल सकते हैं बैलेंसेस लिख के। अंत में वो बैलेंसेस लिखना बहुत जरूरी है। डू यू गेट इट? देन परचेस रिटर्न डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स बाय द ब्रांच, पेटी कैश एक्सपेंसेस मेड बाय द ब्रांच। ब्रांच ने खर्चे किए, हमें कोई लेना देना नहीं है। कैश बैलेंस घट के दिखेगा, अपने आप खर्चा रिकॉर्ड हो जाएगा। सिंपल है, ओपनिंग में 1 लाख का कैश था, क्लोजिंग में 5,000 का रह गया, खर्चा कितना हुआ? 95। आप पूछो अब 95 कौन से एक्सपेंस हुए, पूछो ना कौन से हुए। आई डोंट नो, 95 का खर्चा हुआ, वो जानना है तो आप ब्रांच को कांटेक्ट करेंगे। ब्रांच ने रिकॉर्ड रखा होगा ना, उतना कच्चे खाते रखे होंगे, उसमें से देख लेंगे 95 का खर्चा क्या हुआ। तो सर ये एक प्रकार का गलत अकाउंटिंग नहीं है क्या? अरे कैसे गलत बोल रहे हो? हम हमारा एचओ का तो डिटेल में दिखा रहे हैं, बस ब्रांच का प्रॉफिट हमें सेपरेटली दिखाना है, इसलिए हम ब्रांच के अकाउंट्स बिना प्रिपेयर किए ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। और अगर जानकारी मांगेगा कोई तो हम दे सकते हैं, हमारे ब्रांच के पास उतने रिकॉर्ड्स होंगे। ब्रांच नहीं बताया होगा ना कि 1 लाख का कैश था, 1,000 का रह गया, तो अगर खाली ब्रांच मैनेजर को एक कैश बुक बनाने के लिए भी बोल दे तो बात खत्म है। उसके लिए फाइनल अकाउंट सेपरेटली बनाने की क्या जरूरत है? आर यू गेटिंग इट? Then depreciation on fixed asset of branch not required to be recorded. Why? Because opening balance आता है, closing balance आता है, बीच में जो फर्क है वो depreciation ही है। अरे बोलो P&L on sale of fixed asset, मान लो ब्रांच का फिक्स एसेट ब्रांच ने बेच दिया बाहर के बाहर, तो कैश में बढ़त होगी, एसेट का बैलेंस 0 हो जाएगा लेकिन कैश में इंक्रीज हो जाएगी। मान लो ओपनिंग एसेट 10,000 का था और ब्रांच ने 12,000 में एसेट बेच दिया, तो 12,000 से कैश बैलेंस बढ़ेगा कि नहीं? अरे बोलो ना, तो 10,000 डेबिट में आएगा, 12,000 क्रेडिट में आएगा कैश बैलेंस, तो अपने आप 2,000 का फायदा दिख ही जाएगा, हमें रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ब्रांच के प्रीमाइसेस में कोई शॉर्टेज आया, स्टॉक कम होके दिखेगा, स्टॉक कम होके दिखा मतलब ऑटोमेटिक एक्सपेंस दिख गया। अरे बोलो हाँ, लॉस ऑफ गुड्स, स्टॉक कम होके दिखेगा, ऑटोमेटिक एक्सपेंस आ गया। एक्सपेंसेस मेड बाय द ब्रांच आउट ऑफ कलेक्शन, ब्रांच ने सेल के जो पैसे आए थे उसमें से कुछ खर्चे कर दिए, करने दो ना, उतना पैसा वो मुझे कम रेमिट करेगा, अपने आप अपना प्रॉफिट कम हो जाएगा। अंडरस्टैंड दिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी हमारा सब बैलेंस के ऊपर टिका हुआ है। बैलेंस कम होके दिखा मतलब खर्चा रिकॉर्ड हो गया, बैलेंस बढ़ के दिख गया मतलब इनकम रिकॉर्ड हो गया, खत्म। परचेस ऑफ एसेट बाय द ब्रांच, ब्रांच ने वहां पे फर्नीचर खरीद लिया, कैश बैलेंस कम हो जाएगा, फर्नीचर नाम की एसेट दिख जाएगी। आर यू गेटिंग इट? सिंपल, तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। फर्नीचर खरीदने से खर्चा थोड़ी होता है। हाँ, लेकिन फर्नीचर खरीदा मान लो 10,000 में और उसकी WD उसने दिखाई 9,000, तो जो जहां पे 10,000 दिखाना था कैश बैलेंस 10,000 से कम हो जाएगा एंड फर्नीचर का बैलेंस आ जाएगा 9,000, तो अपने आप 1,000 का खर्चा दिख जाएगा। सब अपने आप होता है यहाँ पे। हमें क्या करना है? हमें खाली पोस्टिंग करना सीखना है, इतना आसान नहीं है। दिमाग को ज्यादा शॉर्ट नहीं देते हो तो बहुत ही आसान है, शॉर्ट देना चाहते हो तो सोच समझ के समझ लेना कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, this method is usually adopted when the branch is of small size, and under this method branch account is prepared in the books of head office to ascertain the profit and loss of each branch। कितने इंपॉर्टेंट समय के बाद बता रहे हैं ये लोग, ये ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा हुआ है, इज इट राइट? तो इस मेथड में हम लोग करते क्या है, हम एचओ के बुक्स में सिर्फ 2 खाते एक्स्ट्रा बनाते हैं। कौन से? ब्रांच अकाउंट फॉर ईच ब्रांच, ऑब्वियसली हमारा एक ही ब्रांच है ऐसा मान लो, तो ब्रांच अकाउंट एक बनाएंगे एंड दूसरा गुड्स सेंट टू ब्रांच। ये 2 खाते ही एक्स्ट्रा बनेंगे जिसमें से ब्रांच अकाउंट आपको प्रॉफिट निकाल के देगा एंड गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट में जो बैलेंस रहता है वो हमें ट्रेडिंग अकाउंट को भेजना है। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? बहुत ही जबरदस्त मेथड है। चलो फटाफट इसके ऊपर 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करके इसको आज खत्म करने का प्रयास करते हैं। आर यू रेडी? हाँ, इसके लिए कुछ कच्चे खाते बनाने पड़ सकते हैं, बिकॉज कभी कभार इंस्टीट्यूट क्या करता है, ब्रांच के सेल के ट्रांजेक्शन देता है। ब्रांच ने 1 लाख रुपए का सेल किया क्रेडिट पे, उसमें से 10,000 रुपए बैड डेप्ट्स हो गए, तो हमें ब्रांच डेटर्स अकाउंट बना के डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ता है और वो क्लोजिंग बैलेंस हमें ब्रांच अकाउंट में लिखना पड़ता है। ऐसे फालतू के एडजस्टमेंट होते हैं, बहुत ही सिंपल है। ये रहा प्रोफॉर्मा ऑफ ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट ऐसा दिखेगा आपका, देखो डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंसेस है, ये सारे एसेट्स है ब्रांच के पास, फिर उसके बाद हमने इस साल गुड्स भेज दिए, इतना पैसा भेज दिया,
जिसमें सैलरी का इतना है, रेंट का इतना है, सैलरी एक्सपेंस इतना है, ब्रांच के खर्चे हमने पे किए शायद। फिर पी एंड एल अकाउंट में ये बैलेंस साइड आ गया, प्रॉफिट बोलेंगे हम अगर बैलेंस डेबिट साइड में आ रहा है तो। डू यू राइट, इज दिस राइट? तो डेबिट साइड में बैलेंस आया तो वी विल कॉल इट एज प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में बैलेंस आया तो वी विल कॉल इट एज लॉस। यू नो दिस। फिर अगर ब्रांच पैसा भेजता है हमें, रूल इज सिंपल। व्हाट इज द रूल? ओनली ट्रांजैक्शन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच आपको रिकॉर्ड करना है। तो एचओ के बुक्स में कौन सा डेबिट करना है आपको पता चल जाएगा। कैश आपके पास आया तो कैश डेबिट करेंगे, क्रेडिट कौन सा करेंगे? ब्रांच अकाउंट। आपने कैश दिया, कैश क्रेडिट कर दो, डेबिट कौन सा करेंगे? ब्रांच अकाउंट। आर यू गेटिंग इट? तो सिंपल है, बहुत ही आसान है। आपने गुड्स भेजे, गुड्स अकाउंट क्रेडिट होगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच, डेबिट कौन सा होगा? ब्रांच अकाउंट। आपको गुड्स वापस आए, गुड्स अकाउंट डेबिट होगा, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट होगा, सिंपल। आर यू गेटिंग दिस? इतने ही ट्रांजैक्शन है। एचओ एंड ब्रांच के बीच में क्या ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, जरा इमेजिन करो, क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकते हैं एचओ एंड ब्रांच के बीच में? हम उनको कुछ दे सकते हैं और उनके पास से कुछ आ सकता है, दैट्स इट। हम उनके खर्चे पे कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर खर्चे पे करने के लिए हम उनको कैश रिमिट कर सकते हैं। उनके खर्चे आपने डायरेक्टली पे किए, उनका रेंट आपने पे कर दिया एचओ से, क्या एंट्री मारोगे? पहले से जाते हैं रेंट टू कैश, रेंट का डेबिट बैलेंस कहां पे भेजेंगे? ब्रांच को। तो ब्रांच के डेबिट में क्या लिखेंगे? टू रेंट। शॉर्टकट एंट्री क्या लिखेंगे? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे ऐसा, रेंट, सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस। समझ में आ रहा है? ब्रांच का खर्चा आप करते हो तो ब्रांच अकाउंट डेबिट होगा, ब्रांच से पैसे लेने हैं ना उतने। आर यू गेटिंग इट? हाँ, ब्रांच देता कुछ नहीं है पैसा वगैरह, वो अपने आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह वो इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। तो एक प्रकार से क्रेडिट साइड में सारे इनकम आएंगे और डेबिट साइड में सारे खर्चे आ जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू ऑल? तो मैंने यहाँ पे उसके अकाउंटिंग एंट्रीज दिए हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज हमें यहाँ पे ऐसे इंडिविजुअली पढ़ने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में आपको पढ़ने हैं अकाउंटिंग एंट्री। मैं अभी अकाउंटिंग एंट्रीज करते करते ही आपको ये पढ़ाने वाला हूँ। उसमें दोनों कॉलम मैंने एक साथ दिए हैं, देखो गुड्स सेंट एट कॉस्ट में क्या करना है, गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस में क्या करना है। ये एंट्रीज हम रिवाइज करेंगे थोड़े समय के बाद, एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों टोटल कितने क्वेश्चन है ब्रांच अकाउंट में? कितने? एक क्वेश्चन को अगर आप आधा घंटा लेते हो तो आपको लगेंगे क्या हुआ ये 38 इंटू 30 मिनट्स ना, तो आपको लगेंगे 1140 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60, तो 19 घंटे लगेंगे आपको। 19 घंटे डिवाइडेड बाय 2 आवर 30 मिनट, यानी 2.5 करता हूं, तो आपको 8 दिन लगेंगे ब्रांच अकाउंट कंप्लीट करने के लिए। सर होमवर्क नाम की भी कोई चीज है कि नहीं? प्रियंका जैसे गुस्से से नहीं देखना है, आपको गुस्सा बहुत आ रहा है आजकल। ठंडा पानी करने की जरूरत है, यहाँ पे मामा को बोल देता हूँ मैं, पानी ज्यादा ठंडा करे। बच्चे को यहाँ पे चिड़चिड़े हो रहे हैं, सुजल को भी गुस्सा आ रहा है। चलो शैल वी स्टार्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो 2 मिनट में खत्म कर देंगे। एक्सपी लिमिटेड opened a branch at Delhi and sent goods costing rupees 50,000 to Delhi branch। ठीक है, 50,000 रुपए के गुड्स भेज दिया। दिल्ली ब्रांच सोल्ड एंटायर गुड्स ऑन क्रेडिट एट रुपीज 62,000। वाह क्या बात है। नो अदर ट्रांजैक्शन occurred at the branch। occurred at the branch, स्पेस देना रह गया है, प्लीज अंडरस्टैंड। occurred at the branch, no other transactions occurred at the branch। यानी पैसा किसके पास है? ब्रांच के पास है। 62,000 ब्रांच के पास है। इज इट राइट? प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक्स एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, 2 मिनट में सॉल्व करके खत्म करेंगे। शैल वी स्टार्ट?
क्या हुआ? यस, लेजर निकालते, 2 मिनट, जस्ट अ सेकेंड। तो मैं लिखता हूं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, अच्छे से लिखना बच्चों। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस दिल्ली ब्रांच अकाउंट। डेटर्स मेथड से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 4 लाइन का अकाउंट बना दो बस, डेट कॉलम की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। Shall we start? हाँ जी। XP Limited opened a branch at Delhi and sent goods costing ₹50,000. Nothing is given about opening balances, closing balances. Let's start recording the transactions of this year. पहला ट्रांजैक्शन, 50,000 रुपए के गुड्स एचओ ने ब्रांच को भेज दिए। बोलो क्या एंट्री होगी? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। मैं जीएसटी भी लिखूंगा, आप पूरा लिखोगे। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट पूरा लिखना है आपको। अगले लाइन पे जा रहा है तो जान दो, कंजूसी मत करो। इज इट राइट? अरे बोलो, हाउ मच? 50,000, खत्म। और वो गुड्स ब्रांच ने बेच दिए क्रेडिट पे, यानी ब्रांच में डेटर्स के साथ उन्होंने व्यवहार किया होगा, तो ब्रांच क्या एंट्री मारेगा इसकी? पूरी एंट्री बता दो ना। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री करनी किसको है? लेकिन ब्रांच को ये अकाउंट अकाउंट नहीं बनाता है। ब्रांच एक अच्छे खाते बनाएगा कि डेटर्स ये बंदे से इतने पैसे आने हैं करके। आर यू गेटिंग इट? तो वो बताएंगे लास्ट में कि डेटर से हमें 62,000 आने हैं। उसका डेटर है, हमें क्या करना है? वो कलेक्शन करके हमें रेमिट करने वाला है, वो उसकी जिम्मेदारी है। आर यू गेटिंग दिस? तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। हाउ मच? सॉरी, क्या लिखेंगे? डेटर्स। कितना बैलेंस? 62,000। कितना आसान क्वेश्चन है। तो एक प्रकार से ये सेल ही है ना बेटा। सेल के सामने अगर खर्चा आ जाता है तो क्या मिलता है आपको? क्या मिल जाता है? प्रॉफिट। खत्म, 12,000। सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? बिल्कुल नहीं बच्चों। तो एचओ के पी एंड एल को भेजेंगे। अगली एंट्री क्या होगी? दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट एक ही बनेगा, कौन सा? हेड ऑफिस का। अब ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑल्टरेशन करके मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एचओ ने टोटल में खरीदे थे कितने रुपए के गुड्स? 1 लाख रुपए के गुड्स समझ लो। ओके, एचओ ने 1 लाख के गुड्स खरीदे थे, तो एचओ का ट्रेडिंग पी एंड एल कैसे दिखेगा? ट्रेडिंग पी एंड एल के डेबिट में टू परचेसेस 1 लाख रुपीज दिखेगा। इसमें से आधे गुड्स उन्होंने ब्रांच को भेजे और आधे खुद बेचे हैं। आधे जो खुद बेचे हैं वो 70,000 में बेचे हैं। उसकी एंट्री एचओ में रेगुलर तरीके से की जाएगी। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है वो उसके पी एंड एल में आ जाएगा। बाय सेल्स कितना? 70,000। और 50 के गुड्स भेजे थे, उसकी एंट्री क्या हमारी थी? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जीएसटीबी अकाउंट। जीएसटीबी में जो क्रेडिट बैलेंस है वो आप डेबिट करके ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर देना है, 50,000 रुपए। आर यू गेटिंग इट? यानी इस 1 लाख में से 50 उड़ के कौन से खाते में चले गए? ब्रांच अकाउंट में चले गए। तो ट्रेडिंग अकाउंट अगर क्लोज करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 1/20 में से गए 1 लाख, यानी 20,000 का ग्रॉस प्रॉफिट दिखेगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट प्योरली किसका है? एचओ का है। आर यू गेटिंग दिस? 50,000 की चीज 70 में बेची एचओ में, 20,000 का फायदा एचओ को हुआ।
और अब ये वाइल्ड कार्ड एंट्री करेगा कौन सा खाता, ब्रांच अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। तो पी एंड एल में डायरेक्ट एंट्री यहां पे आएगा बाय जीपी ब्रॉट डाउन कितना 20,000 एंड उस एंट्री का सेकेंड इफेक्ट आएगा बाय कौन सी ब्रांच, दिल्ली ब्रांच, बाय दिल्ली ब्रांच कितना 12,000। तो हो गया ना 32,000 का फायदा। ऑप्शन नंबर 2 मेरे पास ये भी था, ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग द प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच। तो ब्रांच सेल करते हैं तो हम एंट्री क्या मारेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आर यू गेटिंग इट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंट्री मार देंगे हमारी बुक्स में। तो उससे होगा क्या, सेल दिखेगा 70,000 प्लस 62,000, 1,32,000 का सेल दिखेगा। परचेस कितना का दिखेगा 1 लाख, और यहां पे ही 32,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। मतलब इसमें ही ब्रांच का प्रॉफिट है, इसमें ही एचओ का प्रॉफिट है, सेपरेट होके नहीं मिलेगा आपको। तो ये सेपरेट करने का ऑब्जेक्टिव था, इसलिए तो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। आर यू गेटिंग इट। और उसके लिए आपने कोई सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाए क्या, नहीं, आपने खाली एक लेजर एक्स्ट्रा बना दिया है ब्रांच का, बात खत्म। कितना मस्त है ये। अगर आपके ऐसे 10 ब्रांचेस है तो 10 ब्रांचेस के प्रॉफिट यहाँ पे ऐसे एक बाय वन एक के दूसरे के नीचे आएंगे। लॉसेस है तो डेबिट साइड में आ जाएंगे। समझ में आया, यानी उन्हीं बुक्स में आप लोग बस ब्रांच का अकाउंटिंग सेपरेट करो। इज दिस क्लियर टू यू ऑल। चलो एक क्वेश्चन खत्म। कौन बोला 30 मिनट लगते एक क्वेश्चन के लिए, चलो दूसरा क्वेश्चन भी खत्म करते हैं। Question number 2. Shall we start? XP Limited opened a new branch at Delhi. XP Limited sent goods costing rupees 50,000 to Delhi branch. Delhi branch sold the entire goods in cash at rupees 70,000. Branch paid expenses of rupees 8,000. No other transactions occurred at the branch. पढ़ते समय बहुत ही ध्यान होना जरूरी है। खर्चे किसने पे किए, ब्रांच ने। किसके कौन से कैश में से किए होंगे, ऑब्वियसली उनके पास तो कोई कैश नहीं था। ये 70,000 आए उसमें से ही खर्चा किया, तो ब्रांच के पास कैश कितना बचा 62,000। दिस टाइम वी विल शो बैलेंस ऑफ कैश एज 62,000, गुड सेंट टू ब्रांच 50,000। ऑटोमेटिक प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 50 के गुड 70 में बेचे यानी 20 का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन 8 खर्च भी हुआ तो 12 का ही प्रॉफिट हुआ, तो 12 का ही प्रॉफिट दिख रहा है। कितना मस्त है ये मेथड। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एचओ एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट। चलो ब्रांच अकाउंट बनाए वापस से, तो राइट डाउन। ये कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चंस है, समझ लो इसको। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस दिल्ली ब्रांच अकाउंट। पहली एंट्री क्या होगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, हाउ मच 50,000। एंड बाद में ब्रांच ने वो कैश में बेचे, वो ब्रांच का ट्रांजैक्शन है। ब्रांच ने उसमें 8,000 का खर्चा किया, वो ब्रांच का ट्रांजैक्शन है, वो हम रिकॉर्ड नहीं करते। उसके बाद ब्रांच ने कैश भेजा क्या आपको, नहीं भेजा है। नो अदर ट्रांजैक्शन ऑकर्ड एट द ब्रांच, तो ब्रांच के पास ही कैश है, कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं एचओ के बीच में और ब्रांच के बीच में। तो लास्ट में क्या करना है, ब्रांच के जो सारे एसेट्स है वो हमें यहाँ पे दिखाने हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। हाउ मच, कैश बैलेंस लिखेंगे इस बार, और उसका कैलकुलेशन यहीं पे दिखाते हैं। 70,000 आए थे और उसमें से 8,000 खर्च हो गए, तो बैलेंस बच गया 62,000। तो अपने आप आपका प्रॉफिट घट के कितने पे आ गया 12,000। टू पी एंड एल अकाउंट।
यहां पे नोट लिखना है एक, transactions between branch and outsider parties are not recorded under debtors method. Transactions between branch and outsider parties, outside parties लिखोगे तो भी चलेगा. Transaction between the branch and outside parties are not recorded under debtors method. अगले लाइन पे एग्जाम्पल 1, सॉरी नंबर 1, कौन सा ट्रांजैक्शन? क्रेडिट कैश सेल्स मेड बाय द ब्रांच. नंबर 1, कैश सेल्स मेड बाय द ब्रांच. नंबर 2, कैश एक्सपेंसेस मेड बाय द ब्रांच. वापस से बताऊं क्या क्या बताना है? ट्रांजैक्शंस बिटवीन द ब्रांच एंड आउटसाइड पार्टीज आर नॉट रिकॉर्डेड अंडर डेटर्स मेथड. उसके अगले लाइन पे बस नंबर 1 लिखना, कौन सा ट्रांजैक्शन? कैश सेल्स मेड बाय द ब्रांच. एंड नंबर 2, कैश एक्सपेंसेस मेड बाय द ब्रांच. ये नहीं आया ना हमारे केस में. क्यों नहीं आया? क्योंकि वो ब्रांच एंड थर्ड पार्टी के बीच का ट्रांजैक्शन है. और उसके बाद बैलेंस जो बचा ब्रांच के पास वो हमें ऐसा लिखना है, खत्म. तो प्रॉफिट आ गया कि नहीं बराबर? आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? चलो तीसरा क्वेश्चन, 2 डाउन. लगता है आज 50-60 क्वेश्चन खत्म होके ही रहेंगे. सर नजर मत लगाओ, आगे बढ़ते हैं. प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट अर्नड बाय द ब्रांच इफ ट्रांजैक्शंस आर एज अंडर. ऑब्वियसली कौन सा मेथड यूज करेंगे? फिलहाल तो डेटर्स मेथड ही चल रहा है, बट ये क्वेश्चन में कहीं पे लिखा नहीं है डेटर्स मेथड यूज करो. तो ये क्वेश्चन हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते चाहिए तो, बट दूसरे मेथड्स पढ़ने पड़ेंगे उसके लिए. अभी तो डेटर्स मेथड ही लिखेंगे. तो लिखिए, रुकिए आप डायरेक्टली अकाउंट बना दिए. इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, कौन सा अकाउंट? ब्रांच अकाउंट. और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? डेटर्स मेथड. एक 5-6 लाइन का अकाउंट बना दीजिए. बना दिया? अरे बनाया क्या? कौन सा ब्रांच है? ब्रांच, सिर्फ ब्रांच अकाउंट लिखना. गुड मॉर्निंग एवरीवन. क्या हुआ, सब लोग नाराज हो क्या? शांत क्यों आज इतना? व्हाट हैपेंड? अच्छा, एनर्जी सेव कर रहे हो. ओके गुड. रोज उपवास रखिए. एनर्जी सेव हो जाएगी, ऐसा मैं बोल रहा हूं. चलो आगे बढ़ू. क्या हुआ प्रियंका जी? अच्छा सानिया जी नहीं है इसलिए आप शांत हो. क्यों नहीं है आज वो? यात्रा कोणतं गाव? हाँ अरे मैंने पूछा था ना परसों. बराबर, ठीक है. हाँ आज वहाँ पे होता है, महादेव टेम्पल ही है ना वहाँ पे. ओके चलो लेट्स स्टार्ट. तो आपको नहीं बुलाया, हमारा तो छोड़ दो. बुलाया था बट आप नहीं गए. अच्छा क्या करते हो वैसे भी जाके वहाँ पे? खिलौने थोड़ी खरीदना है. Prepare branch account and find out the profit earned by the branch if transactions are as under. Shall we start? तो goods sent to branch, is this a transaction between head office and branch? Yes. रुको पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. हाँ पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. फर्नीचर सेंट टू द ब्रांच एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस दिखाना है. अभी नहीं भेजा है, ये बिगिनिंग में था, ब्रांच को एचओ ने भेजा हुआ है, तो ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर है. इज इट राइट?
फिर उसके बाद क्रेडिट सेल एट द ब्रांच, इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। बैड डेब्ट्स ऑफ द ब्रांच, नो संबंध। अदर इंफॉर्मेशन, क्लोजिंग स्टॉक एट द ब्रांच, यस संबंध, बराबर है क्या? क्लोजिंग डेटर्स लिखना है हमें ये, इज इट राइट? फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस 8,000 आता है, 10,000 को 20% से डेप्रिसिएट करके, ये भी लिखना है। ये क्लोजिंग बैलेंस में लिखना है, ये ओपनिंग बैलेंस में लिखना है, और एक ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। क्या फालतू का क्वेश्चन है यार। चलो लेट्स सॉल्व। तो इन द बुक्स ऑफ एचओ पहले क्या होगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको मस्त चकाचक अंडरलाइन करेंगे। कर दिया? नहीं 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 नहीं, अब देखो मैं कैसे दिखाता हूं, पहले देख लो। टू ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर 10,000, ऐसा लिख देना है डायरेक्ट। पिछले साल भेजा था, ये ओपनिंग बैलेंस ही है, क्योंकि लिखा है ना यहाँ पे एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये है उनके पास, इसका मतलब ये पिछले साल ही भेजा होगा। तो 10,000 का बैलेंस है उनके पास ओपनिंग बैलेंस में, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, देख लो मैंने आपके लिए पूरा लिख दिया इस बार, थैंक यू भी नहीं बोल रहे आप लोग, यू आर ऑलवेज वेलकम। 50,000, इज इट राइट? ये रिकॉर्ड कर दिया, ये रिकॉर्ड कर दिया। ब्रांच ने क्रेडिट सेल किया, मैं नहीं रिकॉर्ड करूंगा। ब्रांच ने एचओ को पैसा दिया क्या? नहीं, तो मैं नहीं रिकॉर्ड करूंगा। ब्रांच के बैड डेब्ट्स हुए, मैं नहीं रिकॉर्ड करूंगा। क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच, तो ये क्लोजिंग बैलेंसेस मैंने यहां पे लिखने शुरू कर दिए, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। नहीं तो आप बाय क्लोजिंग बैलेंसेस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले कौन सा बैलेंस लिखूंगा मैं? स्टॉक का बैलेंस। कितना बैलेंस है स्टॉक का? 10,000 रुपए। दोस्तों समझ में आ रहा है क्या? 50 के गुड्स भेजे जरूर है, बट 10 उसमें से उन्हीं के पास है, तो कितने के बेचे उन्होंने गुड्स? 40,000 के, तो अपने आप 40,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू द ब्रांच एंड सोल्ड बाय द ब्रांच, इज इट राइट? हाँ। फिर डेटर्स में 61,000 का बैलेंस है। देखो इन्होंने क्रेडिट सेल 62 का किया था और 1,000 का बैड डेब्ट्स हुआ है, तो 61 का बैलेंस बराबर है। अगर यहाँ पे बैलेंस मान लो 50,000 दिया होता तो मैं डेटर्स अकाउंट बनाता रफ में। 62 का ओपनिंग या सॉरी सेल की एंट्री बराबर है 1,000 का बैड डेब्ट्स और बैलेंस 50,000 का। व्हाट डज इट मीन? कलेक्शन हुआ है कितने का? सिंगल एंट्री सिस्टम याद है कि नहीं? हाँ, तो ये कच्चा खाता बना देता, मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट बना देता मैं यहाँ पे, और ये नंबर आइडेंटिफाई करता। तो बाय कैश का बैलेंस कितना लिखता मैं? 10,000 का बैलेंस लिखता। आर यू ऑल गेटिंग इट? 10 बराबर है क्या? 11 का आता है बैलेंस, इज इट राइट? अरे बोलो ना। तो ऐसा भी करना पड़ सकता है, बट अभी मैच हो रहा है। 62 में से एक गया तो बचा 61, तो डेटर्स का बैलेंस डायरेक्टली लिख देता हूं। यानी आपने यहाँ पे डेटर्स कितने लिखने चाहिए थे? बाय द वे 62 लिखने चाहिए थे। 62 लिखता तो 1,000 से प्रॉफिट बढ़ के दिखता कि नहीं? बट वही 61 लिखूंगा तो प्रॉफिट 1,000 से नीचे आ जाएगा। यही वो पॉइंट है जहां पे आपको समझना है कि बैड डेब्ट्स आपने रिकॉर्ड कर लिए, इसको घटाया मतलब बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड कर लिए। अरे बोलो ना। इसको 62 कर लो, ये प्रॉफिट 1,000 से बढ़ेगा कि नहीं? इसको 61 कर लो, प्रॉफिट 1,000 से घटेगा कि नहीं? तो इसको 61 लिखा मतलब मैंने बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड कर लिया ना। बैड डेब्ट्स के बाद का ही डेटर है, तो प्रॉफिट आफ्टर बैड डेब्ट्स ही आएगा वो। अरे बोलो ना बच्चों, हो गया खत्म, टोटल करो। अरे ऐसा गुस्सा मत करो, लिखता हूं मैं फर्नीचर। सुजल आप तुम बताओ फर्नीचर कितना लिखूं मैं? आप 8,000, तो 2,000 का डिप्रिसिएशन अपने आप रिकॉर्ड हो गया। 10,000 का ओपनिंग बैलेंस, 8,000 का क्लोजिंग बैलेंस, 2,000 का डिप्रिसिएशन। तुम बोल रहे थे कि ओपनिंग भी मत लिखो क्लोजिंग भी मत लिखो, डायरेक्टली टू डिप्रिसिएशन लिखो। फर्नीचर मेरे पास नहीं है, फर्नीचर ब्रांच के पास है, मेरे बुक्स में दिखता ही नहीं है वो फर्नीचर, तो हाउ कैन आई कॉल इट एज डिप्रिसिएशन? तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, ब्रांच का ओपनिंग एसेट इतने का है, क्लोजिंग इतने का है, बाकी खर्चा दिखे जाए। शायद बच्चे टोटलिंग करने के में व्यस्त है और मैं अकेला बड़बड़ कर रहा हूं। चलो अब टोटल किए हो तो बैलेंस तो बता दो। थैंक यू। टू पी एंड एल अकाउंट
इज इट राइट? नोट लिखो, नोट। फॉलोइंग आइटम्स will not be recorded in the books of head office. Following items will not be recorded in the books of head office as these are transaction between branch and third party. As these are transactions between branch and following adjustments are not recorded. Sorry, following items will not be recorded in the books of head office. In the books of head office as these are transactions between as these are transactions between branch and third party. अंडरलाइन सॉरी अगले लाइन पे नंबर 1 कौन से ट्रांजैक्शन अपने रिकॉर्ड नहीं किए? क्रेडिट सेल एट ब्रांच। नंबर 2 बैड डेट्स। मतलब इसको हमने जानबूझ के छोड़ा, ये दिखाना है हमें। ओके ओके ना? credit sales number 1 by the branch and second one bad debts. yes, जो आइटम आप छोड़ोगे उसके लिए नोट लिखना है। डू गेट इट? बस बताना है कि हमने जानबूझ के छोड़ा है, इसको गलती से नहीं छोड़ा हुआ, आता नहीं है इसलिए नहीं छोड़ा है। हम करते थे ना, मतलब एग्जाम पेपर में कुछ आता नहीं है तो वो इफेक्ट छोड़ के बाकी सब कंप्लीट करके आता है, वैसा नहीं हुआ ये। दिस इज नॉट एक्सीडेंट। हमें वो कन्विंस करना है कि नहीं, ये हमने जानबूझ के छोड़ा है बिकॉज दीज आर द ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड आउटसाइडर्स। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4, रीड इट एंड सॉल्व। क्या हुआ? डिप्रिसिएशन कहां पे आ गया ना? वो डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दिया हमने। ओपनिंग बैलेंस 10 लिया, क्लोजिंग बैलेंस 8 लिया। मतलब क्या? मतलब प्रॉफिट पे इंपैक्ट क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? नोट में क्या लिखना है? डिप्रिसिएशन ऑफ, रिकॉर्ड नहीं किया? किया ना रिकॉर्ड, किसने बोला नहीं किया? कौन से नोट में? अभी जो नोट लिख के दिया उसमें क्या लिखा है मैंने? डिप्रिसिएशन बोला मैंने, वही मैं पूछ रहा हूं ना। डिप्रिसिएशन लिखना है क्या उसमें? क्यों? यू हैव रिकॉर्डेड डिप्रिसिएशन, बट यहां पे डिप्रिसिएशन अलग से रिकॉर्ड नहीं, मतलब एंट्री करने की जरूरत नहीं है ना। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस में वो एडजस्ट हो जाता है। उसको सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं किया, ऐसा लिखा है मैंने। फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड, उसके नलायक को उसके इफेक्ट अपने आप आते हैं। अच्छा, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोलते हो कि डिप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड नहीं किया, ऐसा लिखूं क्या? लिखो, आई गॉट इट नाउ। आप लोगों का कहना है कि डिप्रिसिएशन का भी नोट लिखो, बट जरूरत नहीं है। देखो सिंपल है ना, ये नोट लिखने का पर्पज क्या है? इनका कुछ नहीं किया आपने, बट ये 8000 तो दिखाए हो ना डायरेक्टली क्लोजिंग बैलेंस, इसलिए मैं वो नोट में नहीं ले रहा हूं। ये नंबर दिख रहा है क्या आपके कहीं पे? हाँ, तो उसका मैं नोट लिख रहा हूं। ये 8000 तो दिखा दिया ना। मैं वो जो आगे बता रहा हूं ना, 2000 का डिप्रिसिएशन ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो गया, बैड डेब्ट्स ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो गया, वो एडिशनल नॉलेज दे रहा हूं। हमने रिकॉर्डिंग कौन से फिगर का किया? दिस वन, दिस वन, दिस वन। नो, ये रिकॉर्ड नहीं। अरे जो टिक कर रहा हूं वो रिकॉर्ड किए, देखो नंबर। ये आपके अकाउंट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये भी दिखा, ये भी दिखा, ये भी दिखा। कौन से 2 नहीं दिखे? हाँ, ये 2 नहीं दिखे तो उसका नोट लिखा, बस, दैट्स इट। समझ में आया क्या? हाँ, डिप्रिसिएशन का इफेक्ट आप
बैड डेब्ट्स का भी ऑटोमेटिक आ रहा है, बट डिप्रिसिएशन हम 8,000 दिखा रहे हैं ना, आफ्टर डिप्रिसिएशन वैल्यू दिखा रहे हैं। तो ये सारे नंबर दिखाए और ये दो नहीं दिखाए, तो दो क्यों नहीं दिखाए उसका रीजन मैंने दिया हुआ। आई बात समझ में? तो वहां पे डिप्रिसिएशन लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिक एडजस्ट होता जा रहा है। ओके, बैड डेब्ट्स भी अपने आप ऑटोमेटिक एडजस्ट होते जा रहे हैं। इज इट राइट? चलो अब एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग पढ़ लो और आगे बढ़ लो। पेटी कैश, इट्स अ एसेट एट द बिगिनिंग, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो लिखेंगे, अपने आप खर्चे रिकॉर्ड हो जाएंगे। हम्म, नहीं नहीं, वो पेटी कैश कभी वापस नहीं दिया जाता, डेली कैश मतलब वो मेन कैश है। यस, एक बार पढ़ लो क्वेश्चन, हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं, पढ़ लो एक बार बस, अपने दिमाग में एक आइडिया बना लो कि ये कहां पे जाएगा एंड ऑल, फिर उसके हिसाब से चर्चा करेंगे, चलेगा?
शैल वी स्टार्ट? मैं एक बार पढ़ लेता हूं, आपको फटाफट फटाफट जवाब देना है कि इसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है। बंकिंगहम ब्रदर्स बॉम्बे हैव अ ब्रांच एट नागपुर। दे सेंड गुड्स एट कॉस्ट। ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, दे सेंड गुड्स एट कॉस्ट टू देयर ब्रांच एट नागपुर। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दिस इज, यहाँ पे कोई लोडिंग का सवाल नहीं है। However, direct purchases are also made by the branch, for which payments are made at the head office. यानी ब्रांच खरीदेगा गुड्स, डिलीवरी ब्रांच में होगी, पैसा हेड ऑफिस खरीदेगा। मतलब इसकी एंट्री अगर पास करनी है एचओ के बुक्स में, तो एचओ क्या एंट्री मारेगा जरा बताइए? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। गुड्स सेंड टू ब्रांच के बदले कैश और बैंक जाएगा। इज इट राइट? वेरी वेरी गुड। ऑल द डेली कलेक्शंस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ब्रांच टू द हेड ऑफिस। ठीक है, जो भी पैसा सेल्स का कलेक्ट होता है, क्रेडिट सेल करे या कैश सेल्स करे ब्रांच, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो भी आज का कलेक्शन है वो आज ही भेजा जाता है एचओ को। ओके, एचओ के खाते में भरते होंगे बैंक अकाउंट में। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर नागपुर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बाय डेटर्स मेथड। ओके, तो एक एक करके ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस 1/1/2021 इम्प्रेस्ड कैश। ओके, यानी पेटी कैश का 2000 का बैलेंस है, इसको ऐसा ही रखना। पेटी कैश इन्होंने लिखा है, मतलब ये रेमिट नहीं करना है, ये ऐसा ही इनके पास रहेगा। इसका क्लोजिंग बैलेंस भी शायद इन्होंने दिया है या नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क है, तो हमें शायद ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। खर्चा दिया होगा फिर उन्होंने, 2000 का बैलेंस है ना अपने पास पेटी कैश का, याद रखो, हम ओपनिंग में लिख देंगे। ओके, सन्ड्री डेटर्स ओपनिंग बैलेंस है 25,000 का। स्टॉक में दो प्रकार के स्टॉक दिए इन्होंने, जो एचओ के पास से आया है वो, एंड जो उन्होंने डायरेक्ट खरीदा है वो, बट दोनों के दोनों स्टॉक उनके एसेट्स हैं। तो ये चार बैलेंसेस हमें एज ए ओपनिंग बैलेंस दिखाने हैं। इज इट राइट? कैश सेल्स इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड इट्स कस्टमर, ये रिकॉर्ड नहीं करना है। क्रेडिट सेल्स ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा। डायरेक्ट परचेसेस, पेमेंट कौन करता है इसके लिए, पहले ही बताया है आपको, तो ये एंटर करना है। इसकी एंट्री आप लोगों ने क्या बताई? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स ने ब्रांच को लौटा दिया, नहीं रिकॉर्ड करना है। गुड्स सेंड टू द ब्रांच फ्रॉम एचओ, ये रिकॉर्ड करना है। ट्रांसफर फ्रॉम एचओ फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस 4000, ये भी रिकॉर्ड करना है। तो पेटी कैश का बैलेंस अब 6000 हो गया, करेक्ट है कि नहीं? पेटी कैश का बैलेंस 6000 हो गया। बैड डेट्स ब्रांच का है, वो ट्रांजैक्शन मैं क्यों रिकॉर्ड करूं? डिस्काउंट टू कस्टमर मैं नहीं रिकॉर्ड करूंगा। रेमिटेंस टू एचओ, एचओ को कैश मिला तो कैश और बैंक डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। इज इट राइट? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रेमिटेंस टू एचओ नॉट रिसीव्ड सो फार, ये रिसीव्ड है, ये नॉट रिसीव्ड, यानी उन्होंने भेजा है बट एचओ को नहीं मिला ये, तो कैश इन ट्रांजिट दिखाएंगे और इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, तो ये भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इज इट राइट? ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय हेड ऑफिस, ये भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक की एंट्री होगी। क्लोजिंग बैलेंसेस में स्टॉक का बैलेंस दिया है, ट्रांसफर फ्रॉम एचओ का बैलेंस दिया है। स्टॉक दो प्रकार का है ना, डायरेक्ट परचेस एंड ट्रांसफर फ्रॉम एचओ, दोनों क्लोजिंग बैलेंस में दिखाएंगे। डेटर्स का बैलेंस हम निकालना पड़ेगा हमें, क्या क्या ट्रांजैक्शन है देखो, क्रेडिट सेल्स, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, बराबर है क्या, देन बैड डेट्स, डिस्काउंट, तो एक मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट बना देते हैं बेस्ट में, जैसे हम लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में बना देते हैं ना वैसे, और डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आपको मिल जाएगा वहां से, वो यहां पे लिखना है। इंप्रेस कैश का बैलेंस मैं अभी बता दूं, पेटी कैश एक्सपेंस 4000 का हुआ है, 6000 का बैलेंस था, 4000 खर्च हो गया तो 2000 का बैलेंस रहेगा, बट वो भी एक अकाउंट बना देते हैं, मेमोरेंडम पेटी कैश अकाउंट। तो सर ये दो मेमोरेंडम अकाउंट जो बनाने की बात कर रहे हो, ये हम एचओ के बुक्स में बनाते हैं क्या? नो, हम बस हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसको बना रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? नहीं तो आप कैलकुलेटर पे भी बता सकते हो कि डेटर्स का बैलेंस कितना हो सकता है। देखो 1,30,000 का क्रेडिट सेल हुआ, उसमें से 3000 के गुड्स वापस आ गए, बराबर है कि नहीं बच्चों? फिर उसमें से
डिस्काउंट 2,000 रुपए का दे दिया हमने, 1,000 रुपए का बैड डेप्ट हो गया, करेक्ट है कि नहीं? अरे बोलो ना। तो 124 का बैलेंस डेटर्स का होना चाहिए, ऐसा नहीं है बेटा। ओपनिंग बैलेंस भी है 25,000 का, तो 25,000 ऐड कर देता हूं, तो 149 का बैलेंस होना चाहिए। बट बेटा कैश जो रेमिट किया है उसमें से कैश सेल्स का कितना है? 165 प्लस 5, 170 में कैश सेल्स कितना है? 45, तो 170 में से 45 हटा दो। 1,70,000 ब्रांच ने भेजे ना एचओ को, वो मेन कैश से ही भेजे है, पेटी कैश का उसमें कोई संबंध नहीं है। तो बेटा 170 कैसे भेज पाएगा? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना हुआ है वो मुझे निकालना पड़ेगा, पैसा नहीं आया ऐसा नहीं है। तो अगर 170 में से 45 कैश सेल्स के है तो बच्चे कितने? 1,25,000 डेटर से आए होंगे ना, तो 149 का बैलेंस है, उसमें से 125 डेटर से आया, तो 24,000 डेटर्स का बैलेंस रह जाएगा। बट कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो हमें एक ब्रांच कैश अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम कैश अकाउंट एंड मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो 3 लेजर्स बनाने पड़ेंगे, कौन से? मेमोरेंडम कैश, मेमोरेंडम डेटर्स एंड मेमोरेंडम पेटी कैश। शैल वी स्टार्ट विथ इट? चलो, तो ये वर्किंग नोट्स है आपके 3। इसीलिए तो बताया ना, ये पैसा आया कहां से? अरे वही तो ट्रांसफर किया है। ये 170 ब्रांच क्वेरी क्या है पहले क्लियरली पूछो। हो यस। और ब्रांच और कौन सा पैसा आपको रेमिट करेगा? ब्रांच के पास क्या जैकपॉट है, वो लग गया और वहां से आए पैसे और रेमिट कर दिए एचओ को? ब्रांच आपको कौन सा पैसा रेमिट करेगा? सेल से आया हुआ ही ना। हाँ, तो वो कितना कैश सेल से आया है वो मुझे पता है, तो बैलेंसिंग फिगर कहां से आया? डेटर्स से कलेक्ट हुआ, और वो कलेक्शन लिखने के बाद आपको डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस मिलने वाला है। तो सर ये अभी ये क्वेश्चन, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड ब्रांच अकाउंट, नथिंग न्यू। मतलब आपको इसमें कुछ ट्विस्ट देना पड़ेगा ना एसीए को। सब ऐसा रेडीमेड फिगर दिया तो आप मस्त लिख के बैलेंसेस को प्रॉफिट बोलोगे, तो ये आपको इनकम्प्लीट डेटा दे रहा है और बोल रहा है कि कुछ अपना दिमाग लगा के फाइंड आउट कर लो। तो दिमाग लगाना है तो हम वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट बनाने के बाद समझ में आ जाएगा वो। अभी जिनको नहीं समझा पैनिक मत होना, 3 वर्किंग नोट्स बनाने हैं, वो हम बनाएंगे। वो हमारे मेन आंसर का पार्ट नहीं रहेगा, वो वर्किंग नोट्स होंगे। यानी एचओ के बुक्स में खाली हम इतने ही अकाउंट बनाएंगे, कौन से? ब्रांच अकाउंट एंड गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट मैंने अभी तक आपको ओपन करके नहीं दिखाया है, बट आपने ओपन किया है, उसका बैलेंस ट्रेडिंग को जाता है, ये आपने याद रखा है। इज इट राइट? हाँ बोलो। डर लगता नहीं है, लगता है आपको मेरा? चलो लिखो, इन द बुक्स ऑफ बंकिंगहैम ब्रदर्स, हेड ऑफिस लिखता हूं बेस्ट है। हो जाएगा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, जरा पेशेंस रखिए, हम आगे बढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। ओके, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस क्या लिखना है? ब्रांच अकाउंट। हाँ, नागपुर ब्रांच अकाउंट, वेरी गुड। बारह लाइन का अकाउंट बनाना है। सर वाई 12 लाइन्स? ऐसे ही अंदाजा। 13 लाइन्स बना दो, आई डोंट माइंड। बना दिया। उसके बाद
वर्किंग नोट्स। पूछा नहीं है या पूछा है? पूछा नहीं है तो मत बनाइए। व्हाट इज आस्क्ड फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर नागपुर ब्रांच अकाउंट। आपको बनाना है वो भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें दिखेगा क्या, एक एंट्री आएगी और बचा हुआ बैलेंस उसमें जो भी है वो ट्रेडिंग को जाएगा। बनाने की जरूरत नहीं है, पूछा तो ही बनाएंगे, अदरवाइज नो नीड टू प्रिपेयर दैट अकाउंट। वर्किंग नोट में पहला वर्किंग नोट मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट। मेमोरेंडम का अर्थ है कच्चे खाते, रफ अकाउंट, दैट दिस इज नॉट अ मेन अकाउंट। फिर उसके बाद मैं और एक अकाउंट बना रहा हूं, मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट। मेमोरेंडम डेटर्स के यहां पे भी लिखना मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट, यानी ये जो ट्रांजैक्शन हम छोड़ रहे हैं वैसे उसको हम इनडायरेक्टली रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, बराबर है कि नहीं। और क्यों करना पड़ रहा है उसको रिकॉर्ड, क्योंकि नलायकों ने हमें क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया डेटर्स का, दिया होता ना तो मैं वो डायरेक्टली लिख देता। समझ में आ रहा है ना? मेमोरेंडम पेटी कैश अकाउंट, ऊपर मार्जिन में लिख के रखना बच्चों, वर्किंग नोट्स वी आर प्रिपेयरिंग बिकॉज सम बैलेंसेस आर मिसिंग, some closing balances are missing. Working notes we are preparing because some closing balances are missing. Okay, लिख के रखना ऊपर मार्जिन में, वर्किंग नोट्स वी आर प्रिपेयरिंग बिकॉज सम क्लोजिंग बैलेंसेस आर मिसिंग, अदरवाइज नो नीड टू प्रिपेयर वर्किंग नोट। मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ पे वर्किंग नोट बनाने का। चलो शैल वी स्टार्ट, क्या आप लोग तैयार हो? आपके खामोशी को मैं हाँ मान के चलता हूं, आगे बढ़ता हूं। ओपनिंग बैलेंसेस लिखना शुरू कर देता हूं डायरेक्टली ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इम्प्रेस्ड कैश 2000, सन्ड्री डेटर्स 25,000, स्टॉक डायरेक्ट परचेस 24,000, सॉरी 16,000, बराबर है ना बच्चों। एंड फ्रॉम एचओ, फ्रॉम हो 24,000, इज इट राइट? अब इसमें से हमने वर्किंग नोट में कौन से खाते खोले हैं, इंप्रेस कैश बनाया है, डेटर्स अकाउंट बनाया है, बोलो हाँ या ना। तो मेमोरेंडम पेटी कैश अकाउंट जो है उसमें मैं लिखता हूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000, और मेमोरेंडम डेटर्स में भी लिखता हूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000, बराबर है क्या बच्चों? मित्रों क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलो
आगे बढ़ू तो ओपनिंग बैलेंसेस हो गए हैं। कैश सेल्स का वैसे एचओ के बुक्स में कोई अकाउंटिंग नहीं होने वाला है, बट हमारे ब्रांच का कैश उसके कारण बढ़ेगा कि नहीं, तो मैं बस इसमें वो प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं। दिस इज नॉट अ अकाउंट माय फ्रेंड, दिस इज जस्ट अ वर्किंग नोट। तो मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने का अमाउंट आ गया 45,000। कच्चे खाते ही ये इन द बुक्स ऑफ एचओ नहीं बना रहे हम लोग। अब चाहिए तो यहाँ पे वर्किंग नोट्स में यहाँ पे कुछ ऐसा मार्किंग करके रखो, these are not prepared in the books of HO, these are just maintained to find out the balances, these are just prepared to find out the balances, these are not prepared in the books of HO। तो आप लोग कृपया करके इसकी कोई एंट्री दिमाग में मत लाना। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पे खाली रफ में भी अकाउंट बना दिया होता ना तो भी चलता, 45 आए गए वगैरह वगैरह। समझ में आ रहा है क्या, बोलो ना। चलो आगे बढ़ो क्या। फिर उसके बाद क्रेडिट सेल्स की एंट्री ब्रांच अकाउंट में नहीं होगी, एचओ के बुक्स में नहीं होगी, बट मेमोरेंडम डेटर्स बढ़ेंगे कि नहीं, अरे बोलो ना। मेमोरेंडम डेटर्स टू सेल्स 1,30,000, बोलो ना बच्चों, बराबर है कि नहीं। फिर डायरेक्ट परचेसेस जिसका पेमेंट एचओ करता है, आपको क्वेश्चन के शुरुआत में बताया है। तो नागपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, ऑब्वियसली ये किसका कैश बैंक है, एचओ का। अब ब्रैकेट में चाहिए तो एचओ लिख लो, ये एचओ का कैश और बैंक अकाउंट जो एचओ के बुक्स में बनाते हैं हम लोग। 2 बार कहां पे किया है, वो स्टॉक है, वो स्टॉक है, ये एक ही बार किया है, बराबर है क्या। तो मैं बस यहां पे लिख रहा हूं परचेसेस कितना 45,000, और मुझे पता है कि और एक बार ऐसी एंट्री होने वाली है, कौन सी, पेटी कैश भेजने की। तो उसके लिए मैं एक लाइन यहां पे ब्लैंक छोड़ रहा हूं, वापस से वो टू कैश और बैंक नहीं लिखना है मुझे, ओके। अगर 2 बार लिखते हो तो भी चलेगा, आपकी मर्जी है। 2 बार टू कैश और बैंक लिखते हो तो भी चलेगा, बस अभी हमने लिखा है, एक्सप्लेनेशन यहां पे लिख रहा हूं मैं, तो एक लाइन ब्लैंक छोड़ दो यहां पे, ओके। बोलो ना रे बच्चों। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर जब गुड्स ब्रांच को लौटाएंगे तो ब्रांच के डेटर्स कम हो जाएंगे, एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाता है। वैसे टेक्निकली ऐसा कोई अकाउंट वगैरह डेबिट नहीं कर रहे हम लोग, कच्चे खाते ही है, तो बाय सेल्स रिटर्न लिख रहा हूं मैं, बराबर है ना। ऐसी एंट्री होती है ना सेल्स रिटर्न की। दीज आर कच्चे खाते, याद रखना प्लीज, इसको समझ लो। कितना 3,000, डेटर्स घट गए। गुड्स सेंट टू ब्रांच फ्रॉम एचओ, एंट्री होगी इसकी ब्रांच के बुक्स में, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, हाउ मच 60,000 रुपीज, करेक्ट है क्या, ये भी हो गया। ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस, बोलो क्या एंट्री होगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो मैं यहां पे खाली लिख रहा हूं, एक लाइन छोड़ा था ना हमने, पेटी कैश एक्सपेंस के लिए ट्रांसफर कर दिया। एंट्री तो वैसे ब्रांच टू कैश ही है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है पेटी कैश एक्सपेंस के लिए कितने ट्रांसफर किए, 4,000। तो दोस्तों अपने पेटी कैश में इंक्रीज होगी कि नहीं ब्रांच के खाते में। मेमोरेंडम पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ऐसा मत लिखो, रिसीव्ड लिखता हूं, रिसीव्ड। कोई डबल एंट्री सिस्टम पे अकाउंटिंग नहीं हो रही है यहां पे। कैश और बैंक रिसीव्ड, कितने रुपए मिले 4,000। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया। बैड डेब्ट्स की एंट्री वैसे ब्रांच के बुक्स में होगी, तो मेमोरेंडम डेटर्स कम हो जाएंगे, यहां पे आएगा बाय बैड डेब्ट्स, हाउ मच 1,000। डिस्काउंट ऑन कस्टमर डेटर्स को घटाएगा, बाय डिस्काउंट, हाउ मच 2,000। रेमिटेंस टू एचओ, एंड जो मिला उसकी एंट्री क्या करेगा एचओ, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू
ब्रांच अकाउंट रिसीव्ड है, ये रिसीव्ड अमाउंट है जो मैं यहां पे लिख रहा हूं 1,65,000। बोलो ना बच्चों, बराबर है कि नहीं। एंड रेमिटेंस टू एचओ जो नॉट सो फार रिसीव्ड है उसको मैं बाय कैश इन ट्रांजिट के नाम से रिकॉर्ड करूंगा, बाय कैश इन ट्रांजिट के नाम से रिकॉर्ड करूंगा, नॉट रिसीव्ड वाला ये। तो ये कैश इन ट्रांजिट एचओ के बैलेंस शीट में एसेट में दिखेगा, ये कैश इन ट्रांजिट का डेबिट बैलेंस एचओ के बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखेगा, यू डोंट वरी अबाउट इट। और ये कैश बैलेंस में इंक्रीज आ जाएगी। बट इन दोनों रेमिटेंस के कारण हमारे ब्रांच के बुक्स का कैश कम होगा कि नहीं, बोलो बच्चों। तो मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश सेंड टू एचओ लिखता हूं। कितना सेंड किया, 170 लिख के रखो, अपने पास 170 है कहां पे, तो बचा हुआ कहां से आया ऐसा मानूंगा मैं, डेटर्स के पास से आया ऐसा मानूंगा। सिंगल एंट्री सिस्टम के जैसा है देखो ये, लेकिन वो बाद में चर्चा करते हैं। चलो आगे बढ़ू क्या। ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय द हेड ऑफिस, अरे यार 3 लाइन छोड़ने चाहिए थे। ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय द हेड ऑफिस, क्या एंट्री होगी, branch account debit to cash or bank, actually expense to cash or bank and later on branch to expense, तो शॉर्टकट एंट्री branch to cash or bank। तो यहाँ पे एक्चुअली और एक लाइन छोड़ना चाहिए था, नहीं छोड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, जिंदगी एडजस्टमेंट है, कर लो। इज इट राइट, अरे बोलो ना, लिखो यहाँ पे क्या लिखना है, ब्रांच एक्सपेंस कितना 30,000। सर नहीं मैं अलग लिखूंगा, लिखो अगले लाइन पे वापस से लिखो टू कैश और बैंक और ब्रैकेट में लिखो एक्सपेंस। मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिया उसको, चलेगा ना। अरे बोलो ना, लगता है आपको भूख लगी है, उपवास आहे का, खाऊ नका आज, खाऊन पिऊन उपवास है क्या, खरोखर उपवास है, खाऊन पिऊन। मैं तो खिचड़ी खाने के लिए उपवास करता हूँ, है कि नहीं, आप भी नहीं सच में, अच्छा गुड। क्लोजिंग बैलेंस डायरेक्ट परचेसेस 10,000 रुपए के हैं, डायरेक्ट परचेसेस कितने रुपए के हैं, 10,000 रुपए के। बोलो क्या एंट्री होगी, क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग बैलेंस है, तो मैं यहां पे लिख दूं क्या, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। पहले स्टॉक लिखते हैं, स्टॉक, स्टॉक के अंदर 2 प्रकार के स्टॉक है, डायरेक्ट परचेस, तो डायरेक्टली खरीदे हुए गुड्स में से 10,000 के गुड्स वैसे ही पड़े हुए हैं, एंड फ्रॉम एचओ जो मिला है उसमें से भी कुछ गुड्स पड़े हुए हैं, कितने रुपए के, 15,000 के। डेटर्स का बैलेंस फिलहाल अभी मुझे पता नहीं है, एंड तीसरा बैलेंस कौन सा है, पेटी कैश। ये दोनों बैलेंसेस हमें पता नहीं है, उसके लिए इतनी कैलकुलेशन हमने की है। पहले कैश अकाउंट क्लोज करते हैं। 45,000 होते हुए आप 170 कैसे भेज सकते हो मुझे बता दो। तो 170 में से 45 गए, तो बेटा 125 कहां से आए होंगे आपके पास, टू मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट। तो ऑब्वियसली डेटर्स कम हुआ होगा 125 से, बाय मेमोरेंडम कैश अकाउंट। कलेक्शन है ना ये 1,25,000। अब डेटर्स का बैलेंस निकालो, समझ में आया सबको बच्चों। बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितने का बैलेंस है, 24,000 का। इज एवरीवन गेटिंग अ बैलेंस ऑफ 24,000, बोलो ना बच्चों, बच्चों बोलो ना, 24,000 1 वर्किंग नोट नंबर 1, इज इट राइट, बोलो ना बच्चों। और पेटी कैश में कितना खर्चा हुआ है ऐसा उन्होंने बताया, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये देखो ये बोल रहा है
4,000 का खर्चा हुआ, तो बाय एक्सपेंस 4,000, तो बचा बैलेंस मित्रों 6,000। इसका टोटल आता है कि नहीं, उसमें से 4,000 जाते हैं तो बचते हैं 2,000 रुपये। तो वर्किंग नोट नंबर 3 के अनुसार पेटी कैश में 2,000 का बैलेंस है। गुड। अब इस अकाउंट में जो भी रहेगा ना वो अपना प्रॉफिट, गलत है सही है आई डोंट केयर, मैं मेरा काम करके ऐसा प्रॉफिट लॉस को भेज दूंगा नंबर, और इसके बाद इस क्वेश्चन को देखूंगा भी नहीं। हाँ बोलो ना बच्चों। 2 क्या लिखूं? पी एंड एल अकाउंट। कैन एनीवन टेल मी दिस बैलेंसिंग फिगर? क्या इस बैच में ऐसा कोई बच्चा है जो इसको डायरेक्टली फटाफट कैलकुलेट करके बता पाए? कोई नहीं है, मैं खुद लिख देता हूं 15,000। ऐसा एक ब्रांच है, ऐसे 10,000 ब्रांचेस है, तो क्या हुआ प्रॉफिट? राइट ही है ये। अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम पे टैली हो जाएंगे ना आपके, डबल एंट्री सिस्टम पे ये अकाउंट्स टैली हो जाएंगे आपके, एचओ के बुक्स में बैलेंस शीट हो जाएगा ना टैली, तो ये सही है। हाँ लेकिन मान लो आपने गलती से डेटर्स का बैलेंस यहां पे गलत लिख दिया, ओके, तो प्रॉफिट में इंक्रीज आ जाएगी। देखो कुछ नहीं होने से कुछ है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप वाइज मार्किंग होता है। अच्छा आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो, वो पता नहीं चलता किसी से, तो हम एक काम कर सकते हैं। इमेजिन कि दिस इज अ ट्रायल बैलेंस एंड ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉफिट। मतलब आपको जानना ही है ना ये, मतलब एग्जाम में मत करना, ये मैं अभी आपको पूछा इसलिए बता रहा हूं। आपको इनकम माइनस एक्सपेंसेस आता है इज इक्वल टू प्रॉफिट, आप मानते हो ना? तो बताइए इनकम क्या है ब्रांच का? ब्रांच ने सेल किया है कितने का? 1,30,000 प्लस 45,000, 1,75 का सेल किया है। एग्री? सेल 1,75 का किया, मानते हो आप लोग? हाँ। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा इसका। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक जो कि है, तो जो जो नंबर मैं यहां पे ले रहा हूं ना उसको मैं मार्क करता हूं, चलेगा? ये 2 नंबर लिया हमने, चलो आप ओपनिंग स्टॉक बताओ। 24 प्लस 16 ले लो कैलकुलेटर पे, 24,000 प्लस 16,000 40,000 प्लस परचेसेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। परचेसेस में ये 45 आएगा और ये 60 भी आएगा, तो प्लस 45,000 प्लस 60,000 145, 145 इज इट राइट? 145 का टोटल परचेस हुआ, ओके। परचेस प्लस ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक कर लो। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 10 प्लस 15 तो 25,000, 25,000 गए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 1,20,000। हाँ 1,75 सेल नहीं है बच्चों, 1,75 में से ये रिटर्न फ्रॉम कस्टमर माइनस होगा 3,000 का, 3,000 का रिटर्न फ्रॉम कस्टमर माइनस होगा, तो 1,72 का सेल आएगा। करेक्ट है क्या? बैड डेब्ट्स वगैरह वो सेपरेट खर्चे दिखाएंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 172 माइनस 120, तो 52,000 का जीपी है ब्रांच का। अब आप एक एक करके बताओ। डेटर्स का तो ठीक है, पेटी कैश एक्सपेंस कितने का हुआ है? एक्सपेंसेस बताओ बस। एक्सपेंस में पेटी कैश 4,000 का हुआ है, 4,000 का खर्चा हुआ है। उसके बाद परचेस कंसिडर किया। डेटर्स तो एसेट है, छोड़ दो। कैश सेल्स हो गया, परचेस हो गया, ये हो गया। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। गुड सेंट ऑलरेडी कंसिडर्ड। रुकिए रुकिए आप फास्ट गए आगे। हाँ बैड डेब्ट्स नाम का खर्चा 1,000 रुपए का हुआ। फिर उसके बाद डिस्काउंट दिया 2,000 का, ये भी लॉस हुआ हमें क्योंकि सेल में हमने ये पकड़ा हुआ है ना, तो ये माइनस करना पड़ेगा। फिर रेमिटेंस का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ब्रांच ने 30,000 रुपए के, एचओ ने डायरेक्टली 30,000 रुपए के खर्चे हमारे पे कर दिए, तो ये भी है ब्रांच का खर्चा है, 30,000 गया यहाँ पे। और फिर उसके बाद कुछ नहीं। इज इट राइट? देखो कितना आता है, आता है कि नहीं? बराबर है, भरोसा रखना है, ऑल इज वेल बोलना है वहां पे।
स्टेप्स फॉलो करो, इसीलिए बोला। वो एक ड्रॉबैक है इस मेथड का कि हमें ये राइट है कि रॉन्ग है ये पता नहीं चलता है। वो तो आपको तीनों मेथड में से किसी मेथड में पता नहीं चलेगा। मतलब इनडायरेक्टली अगर आपको चेक करना है तो आप ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट एज ए सेपरेट यूनिट समझ के बना दो, ट्रेडिंग पी एंडल डायरेक्टली। वही हमारा तीसरा मेथड है। ये जो मैंने किया ना, यही हमारा तीसरा मेथड है। हम डायरेक्टली ये ट्रेडिंग पी एंडल में लिखना शुरू करेंगे। सेल्स लिखेंगे क्रेडिट में, परचेस लिखेंगे डेबिट में, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 52,000, फिर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे। डबल एंट्री विंट्री कुछ नहीं, डायरेक्टली इमेजिन कि दैट इज अ ट्रेडिंग पी एंडल। और ब्रांच के ट्रांजैक्शंस जो है उसमें से नॉमिनल अकाउंट्स आप ट्रेडिंग पी एंडल में लिखो, अपने आप आपको प्रॉफिट का नंबर मिल जाएगा जो कि 15,000 ही आ रहा है। क्लियर है क्या? लेकिन अकाउंटिंग में इसको इंक्लूड करके मैं कैसे मस्त रिकॉर्ड कर रहा हूं, देखो 15,000 का प्रॉफिट। मैंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किया क्या इसके लिए? कुछ नहीं। एक्चुअली वो डेटर्स के बैलेंस वगैरह सब ब्रांच से मिल जाते हैं आपको, तो वो लिखने के बाद प्रॉफिट आता है। बट डेटर्स का बैलेंस सर गलत लिखा तो हाँ, तो आपका प्रॉफिट भी गलत आ जाएगा। रिकॉर्डिंग भी एक्यूरेट होना चाहिए ब्रांच की तरफ। तो हम उनको चार्ट बना के देंगे, डेटर्स की लिस्ट भेजो, कितना आया कितना गया, वो हिसाब किताब समझ में आ जाता है। खाली ब्रांच ने कैश बुक बनाना है, देखो बाकी कुछ बनाने की जरूरत नहीं है उनको, बाकी सब हम संभाल लेंगे। क्लियर है? इतना डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को वो क्वेश्चन सॉल्व करने को आ रहा है ना, इनफ। ओके, अब इसमें कौन से आइटम्स हमने कंसिडर नहीं किया है? वर्किंग नोट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ब्रांच अकाउंट में। हाँ लिखो अब, फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द ब्रांच अकाउंट्स। Following items will not be recorded in the branch accounts. Following items will not be recorded in the branch accounts. Number 1, sorry आगे लिखना ही रह गया। वेट, as these are transaction between branch and third party. As these are transactions between branch and third party. लिखा आपने? चलो नंबर 1, रिटर्न ऑफ गुड्स पहले लिख दो। कैश सेल्स, नंबर इस सीक्वेंस में जाते हैं। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स लिखा। उसके बाद रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टमर्स, देन बैड डेब्ट्स, देन डिस्काउंट टू कस्टमर्स, and last one petty cash expenses made by the branch. Petty cash expenses made by the branch. वो बैलेंस लिखा है, रहने दो, लास्ट वाला रहने दो, लास्ट वाला रहने दो। क्या क्या लिखना है आपको? रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टमर, बैड डेब्ट्स, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स एंड डिस्काउंट टू कस्टमर्स। ओके चलो, तो डू यू अंडरस्टैंड दिस? अब इसके बाद हम लोग करेंगे इनवॉइस प्राइस वाला एक क्वेश्चन। ठीक है, उसकी कुछ थ्योरी लिखवाता हूं और बाद में करते हैं। ब्रेक लेते हैं पहले, लंच के बाद मिलेंगे डायरेक्टली 1:45 को।